हम उड़ीसा की बात करने जा रहे हैं। यहां पर 5 सीटों पर मतदान होना है और 20 तारीख को इसमें है, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़ और उसके साथ साथ कंधमाल के ऊपर भी उड़ीसा में इस बार मतदान होना है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं साहब, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें 2019 में जीती थी। 42.8% वोट शेयर था। एनडीए के पास 8 सीटें, बीजेपी के पास 8 सीटें आई थी। 38.4% वोट शेयर था। यूपीए को 1 सीट यहां पर मिली थी कांग्रेस को और 13.4% वोट शेयर था। जिस तरह से मैंने बंगाल में कहा कि कांग्रेस वर्चुअली इररिलेवेंट होती दिखाई दे रही है, उड़ीसा में इस बार कांग्रेस को आप इररिलेवेंट मान सकते हैं और ये कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। उन तमाम राज्यों में जहां एक जमाने में कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज वहां पर कांग्रेस के जब नामनेवा ना हो तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि पार्टी ने कहां और कैसे अपने तमाम फॉलोअर्स को गवा दिए। 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी की और माफ कीजिएगा 3 भारतीय जनता पार्टी की और 2 बीजेडी के पास थी। कांग्रेस को इसमें से एक भी सीट नहीं मिली थी। अब यहां पर आते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हम सब जानते हैं कि यह लड़ाई सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उसके साथ साथ नवीन पटनायक की छवि पर है। दोनों अच्छे सधे हुए नेता हैं, दोनों की बयानबाजी सधी हुई। आप यहां पर कोई दाएं बाएं इधर उधर हवाई बयानबाजी बहुत होता हुआ नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवीन पटनायक के ऊपर बहुत ही सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सधे अंदाज में उन पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि 2000 से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, जनता की नब्ज को पकड़ते हैं। पिछले 3 चुनाव से नवीन पटनायक ने अपने विधानसभा के चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र में जाने की जहमत तक नहीं उठाई साहब, जाते ही नहीं है। इसके बावजूद लैंडस्लाइड मार्जिन से वो जीतते हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उड़ीसा की जनता और उनके बीच का कनेक्ट, उनके पारिवारिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। इस बार थोड़ा बदला हुआ है मामला और वो इसलिए क्योंकि वीके पांडेयन, जिन्हें एक तरह से दत्तक पुत्र माना जा रहा है नवीन पटनायक का, वो इस बार रिमोट कंट्रोल से बहुत चीजें चला रहे हैं और नवीन पटनायक की तबीयत जरा खराब चल रही है। ऐसे में पांडेयन को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर भी कई तरह के सवाल थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो लाभार्थी वर्ग जिसे तैयार किया था बीजेडी ने बड़े पैमाने पर, उस लाभार्थी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब केंद्र की योजनाओं का फायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। और यह मैं कह सकता हूं कि ये वो लाइफलाइन है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चेला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के पास लाभार्थी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो केंद्र से प्रभावित हो रहा है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा क्रैक कर लिया तो कर लिया, अन्यथा वाकई में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, विधानसभा के भी मतदान होने हैं, दूसरे फेज का मतदान है और यहां पर विधानसभा का गणित बिल्कुल अलग है लोकसभा से। और यहां पर अभी भी जो जमीन पर जब आप बात करने जाएं तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि बीजेडी से बहुत नाराजगी नहीं है। आप सोचिए साहब, सन 2000 से बीजेडी की सरकार है, नवीन पटनायक को लेकर अभी भी लोग नाराज नहीं है स्थानीय स्तर पर। अदिति, ये बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे किसी राज्य में, अभी देखिए हालिया में एक बयान आया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाते हैं। और उड़ीसा में 2014 में मुझे याद है, मैं उस कार्यकारिणी में गई थी, 3 दिवसीय कार्यकारिणी हुई, वहां के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पूजा अर्चना की। इसलिए उड़ीसा मिशन बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा विन विन सिचुएशन है, चाहे उसके नंबर का इजाफा हो, स्ट्राइक रेट उतनी हो या नहीं भी हो, क्योंकि अगर जीते तो अच्छी बात है, नहीं जीत पाए तो फिर राज्यसभा में बीजेडी सपोर्ट तो वैसे भी करेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी सीटें निकालती है तो जो हम लोगों के दिमाग में, या ये जो एक नैरेटिव जानबूझ कर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम इसका खंडन लगातार करते आ रहे हैं, एक नैरेटिव तैयार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी कई राज्यों में पीक पर है, तो जाहिर सी बात है उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने नुकसान की भरपाई कर सकती है, इसलिए उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जरा हम विधानसभा पर आते हैं। विधानसभा में दूसरे चरण के मतदान में 35 सीटें हैं जिस पर वोटिंग हो ली है। पहले चरण में 28 सीटों पर वोटिंग हुई है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो तकरीबन 60 सीटों पर मतदान इस बार खत्म हो जाएगा, जो कि आधे के आसपास पहुंचती है। 147 सीट्स हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की ये जो 147 सीट्स हैं, इसमें अगर वो इलाका जो कि आंध्र प्रदेश से जुड़ता हुआ इलाका है, अगर उसके वोटिंग पैटर्न और बिहेवियर को छोड़ दीजिए तो बाकी उड़ीसा का वोटिंग पैटर्न और बिहेवियर
काफी कुछ बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो बंगाल से प्रभावित या मिलता जुलता दिखाई देता है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, उसके साथ साथ बोलचाल की भाषा, उड़िया और बांग्ला में अगर आप एक भी भाषा जानते हो तो दूसरे को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो ये एक तरह से मिलता जुलता दिखाई देता है। आप देखिए जो रीजनलिज्म का एक बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ आपको दिखाई देता है, कुछ वही आधार आज आपको उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है। अगर आप 2019 के विधानसभा के आंकड़े देखें तो बीजेडी को 112 सीटें मिली थी 44% वोट शेयर के साथ, एनडीए को 23 सीटें मिली थी 32% वोट शेयर के साथ। अदिति, क्या आपको लगता है कि विधानसभा के स्तर पर ये जो गैप है तकरीबन 12-14% वोट शेयर का, इसको बीजेपी क्रॉस कर सकती है और धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने जिनका नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इंटरनली शुरुआत से जैसे काम कैसे होना चाहिए, चाहे फिर विपक्ष में थे तब भी कैसे बीच में जाना चाहिए। आपको याद होगा एक हादसा हुआ था ट्रेन का, उस समय भी किस तरीके की स्थितियां वहां पर कंट्रोल की गई केंद्र सरकार द्वारा, ये मैसेज देने के लिए कि केंद्र सरकार अपनी हर संभव मदद जो है लोगों के लिए कर रही है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे संबित पात्रा भी है, वो कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में है जो इम्पैक्ट है, वो भले ही चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हो लेकिन विधानसभा में उसका इम्पैक्ट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में खुद को बहुत ज्यादा नंबर, क्योंकि जब सर्वे हो रहे हैं उसमें लगातार अपने आप का इजाफा और बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल रही है। ये कहना मुश्किल होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का सपना पूरा हो या ना हो, लेकिन इजाफे के लिहाज से वोटिंग परसेंटेज जिसका जिक्र किया वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें मैं एक टिप्पणी कर सकता हूं। अभी तक संबित पात्रा को हर कोई एक प्रवक्ता के तौर पर देखता आ रहा है। संबित पात्रा से मेरी पहचान बहुत पुरानी है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, संबित पात्रा वो डार्क हॉर्स हैं जिनके ऊपर कभी भी आप दाव लगा सकते हैं। और ये डार्क हॉर्स अगर असेंबली के चुनाव में बीजेपी को मार्जिन मिल जाती है तो कुछ भी कर सकता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। एक और खास बात, पार्टी के लिए वो कितने महत्वपूर्ण है इससे पता चलता है। जितनी भी कार्यकारिणियां होती हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसमें जितने भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, आर्थिक रेजोल्यूशन जाते हैं, उसमें संबित पात्रा का बहुत मेजर रोल होता है। और जो आला कमान है वो उन पर आंख बंद करके विश्वास रखते हैं। अगर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लिखना है या उसका कंटेंट देना है तो संबित पात्रा वो पहले चेहरे होते हैं।